अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन, जिसमें जो कि हम लोग बेसिकली करते हैं डेवलपमेंटल डिलेज फाइंड करने के लिए कि बच्चे में जो कि 0 to 6 एज रेंज में है, उसमें हम चेक करते हैं कि बच्चे में जो है वो अपने जितनी एज है उस लिहाज से मेंटली कितना ज़्यादा पीछे डिले कर रहा है, उसके क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स उसकी एज के अकॉर्डिंग अचीव हो चुके हैं या नहीं हो चुके। और उसमें हम ये पोर्टेज गाइड में हम 5 बेसिक डोमेन्स हैं जिनको हम बेसिकली चेक करते हैं, जिसमें सोशलाइजेशन आ जाता है, उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज आ जाता है। सोशलाइजेशन में हम बेसिकली चेक करते हैं कि बच्चा जो है वो सोसाइटी में किस तरह से दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और किस तरह से अपनी जो सोशल स्किल्स हैं उसको वो डेवलप कर पाया है या नहीं कर पाया। लैंग्वेज को देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा अपनी एज रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो लैंग्वेज स्किल्स या स्पीच डेवलपमेंट उस तरह से कर चुका है या नहीं कर चुका है, या वर्बली वो किस तरह से जो है वो डेवलपमेंट अपनी एज के लिहाज से कर चुका है या नहीं कर चुका। उसके बाद सेल्फ हेल्प में हम देखते हैं कि बच्चा अपनी एज रेंज के अकॉर्डिंग जो है वो ये जो सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं जो कि एक एज रेंज के अकॉर्डिंग उस बच्चे ने जो है वो अचीव करने होते हैं। तो सेल्फ हेल्प में हम देखते हैं कि वो अपनी कितनी जो है वो अपने काम जो है वो किस अपनी एज के अकॉर्डिंग जो काम एक बच्चा नॉर्मल बच्चा कर सकता है, क्या जिस बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज हैं क्या वो नॉर्मली उस काम को जो है वो कर सकता है या नहीं। उसके बाद कॉग्निटिव आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी क्या थिंकिंग या क्या पैटर्न्स हैं और वो किस तरह से आइडियाज़ को रिलेट करता है, क्या उसमें थिंकिंग या सोचने की या परसेप्शन की या उसकी जो कमांड्स हैं कॉग्निटिव वो क्या फुलफिल हो चुकी हैं इन एजेस के लिहाज से या नहीं। लास्ट जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास मोटर आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा फिजिकली जो है वो माइलस्टोन्स अडॉप्ट कर चुका है 1 to 6 एज तक या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था और एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने की थी सेशन कंडक्ट करके, वो आपने देखा था कि एक बच्चा जो है वो 14 ईयर्स का था और उनकी मदर से जो है वो मैंने सेशन कंडक्ट किए थे और मैंने ये क्वेश्चन जो थे वो उनसे फिल आउट करवाए थे, क्योंकि वो मेंटली जो था वो बच्चा अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से जो था वो बहुत पीछे था। अब ये रिस्पॉन्सेज जो हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, इसका क्राइटेरिया ये है कि बच्चे की जो एज है आपने उस एज के जो क्वेश्चन हैं वो आपने पूछने हैं। जैसे सोशलाइजेशन है 5 ईयर्स का अगर बच्चा है आपने 5 to 6 ईयर्स के जो है वो क्वेश्चन पूछने हैं। अगर हमारे पास कंसेक्टिव क्रॉस 10 आ जाते हैं, मतलब हर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में क्रॉस आ जाते हैं, तो वी हैव टू मूव बैक टू द प्रीवियस एज रेंज जो कि 4 to 5 है। अब जैसे मेरे अगर क्लाइंट की एग्जांपल ली जाए तो वो 14 ईयर्स का था, मैंने 5 to 6 का जो था वो क्वेश्चन फिल करवाया, जिसमें मुझे टिक क्रॉस आए, किसी भी कोई भी कंसिस्टेंसी क्रॉसेस में या टिक में नहीं थी, तो मैं 4 to 5 एज रेंज में मूव कर गई, जिसमें मुझे कंसेक्टिव 10 टिक्स आ गए थे। जब आपके पास एक एज रेंज में कंसेक्टिव टिक आ जाएंगे तो दैट मीन्स कि वो बच्चा उस एज रेंज में लाइक कर रहा है, उसकी मेंटल एज जो है वो उस एज रेंज में लाइक कर रही है और वो उस एज रेंज के जो है माइलस्टोन्स डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वो अचीव कर चुका है। और जब वो एक रेंज के जो है वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव कर चुका है, सो दैट मीन्स कि पिछली जितनी भी डोमेन्स होंगी, जितनी भी एजेस होंगी, यानी वो उन सब में भी लाई कर रहा है, वो सब रिस्पॉन्सेज टिक में ही होंगे। सो इसका बेसिक क्राइटेरिया यही है कि जब आपके पास टिक क्रॉस में आ रहे हों आंसर्स, लाइक कोई कंसिस्टेंसी ना हो, तो तब भी आपने जो है वो पिछले एजेस में मूव करना है। और अगर आपके पास कंसिस्टेंसी क्रॉसेस की आ रही है एक एज रेंज में 10 कंसेक्टिव क्रॉस आ रहे हैं, तब भी आपने पिछली एज रेंज में मूव कर जाना है जब तक आपको 10 कंसेक्टिव टिक ना आ जाए। अगर मुझे यहाँ पर भी 10 कंसेक्टिव क्रॉस या टिक क्रॉस आते तो मैंने पिछली एज रेंज में चल जाना था जब तक मुझे 10 कंसेक्टिव टिक ना मिल जाते। 10 कंसेक्टिव टिक आ जाएंगे तो हमने वहीं पर स्टॉप कर देना। दैट मीन्स कि वो उस बच्चा उस एज रेंज में लाई कर रहा है और उससे पिछली भी जितनी भी एजेस हैं वो उसके भी माइलस्टोन जो है वो अचीव कर चुका है। उसी तरह ये लैंग्वेज का था, लैंग्वेज में भी वो 4 to 5 जो थे उस एज रेंज में जो थे वो लाई कर रहा था। उसी तरह सेल्फ हेल्प में भी 5 to 6 एज रेंज में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो 4 to 5 में जो था वो मोस्टली नहीं बल्कि सारे जो आंसर्स थे वो टिक में थे। सो वो बच्चा जो था वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स उसके 4 to 5 एज रेंज में अचीव हो चुके थे। सो दैट मीन्स कि उसकी पिछली जो थी उसमें भी एज रेंजेस के वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव कर चुका था। अब हम अगर स्कोरिंग शीट देखें, ये स्कोरिंग शीट है, आपके पास उर्दू वर्जन हो सकता है, पोर्टेज गाइड का इंग्लिश वर्जन भी हो सकता है। मैंने चूंकि इंग्लिश वर्जन यूज़ किया है, स्कोरिंग शीट जो है वो मोस्टली उर्दू वर्जन के अकॉर्डिंग जो है वो स्कोरिंग शीट उन्होंने जो है वो ये रेडी की हुई है। बट मैंने यहाँ पर आप अगर देखें, मैंने यहाँ पर जो है वो स्कोर रेंजेस जो है वो मैंने चेंज करके लिखी हैं इंग्लिश के लिहाज से। ये शायद आपको नज़र आ भी रहे होंगे क्योंकि जो आइटम्स हैं इंग्लिश के क्वेश्चनर्स में, इंग्लिश के इसमें वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू उर्दू। और ये स्कोरिंग शीट उर्दू वर्जन के अकॉर्डिंग थी, तो इसलिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग करने के लिए मैंने जो है वो ये जो आइटम रेंजेस थे ये मैंने चेंज करके यहाँ पर लिख लिए और उसकी वजह से फिर टोटल आइटम्स भी चेंज करने पड़े। सो ये हमारे पास स्कोरिंग शीट आ गई। अब इस स्कोरिंग शीट में सबसे पहले हमारे पास इनकरेक्टेड आइटम्स आते हैं, जिसमें बेसिकली हम वो आंसर्स लिखते हैं जो कि आंसर्स हमारे क्रॉस आए हुए होते हैं। लाइक 5 to 6 रेंज में मेरा 99 मतलब 5 to 6 रेंज में जो आइटम रेंज थी वो 91 से 105 तक थी, जिसमें मेरे 2 इनकरेक्ट आइटम्स आए थे 99 और 101। तो इनकरेक्टेड आइटम्स में आप वो लिखते हो जो कि क्रॉस में आए हो, सब में आप वो लिखते हो जो आपके टिक आंसर्स आए हो, टिक रिस्पॉन्सेज या करेक्टेड रिस्पॉन्सेज आए हो, आप उनको टोटल लिखते हो। टोटल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं कि कितनी रेंज है। मैंने यहाँ पर वो भी चेंज कर दिया बिकॉज आइटम्स इंग्लिश में ज़्यादा थे, सो स्कोरिंग शीट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा। उसके बाद FL है जो कि फॉल्स रिस्पॉन्सेज होते हैं, इसमें हम बेसिकली इनकरेक्ट आइटम्स लिखते हैं, यानी वो आइटम जो कि क्रॉस में आए हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्कोर है। स्कोर अब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अगर स्कोर की यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, तो स्कोरिंग में हम ये करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्कोरिंग शीट में डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, डेट ऑफ असेसमेंट आ जाती है, यानी जब आपने टेस्ट कंडक्ट किया हुआ है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 5/7/2010 थी और डेट ऑफ असेसमेंट जो थी वो 27/11 और 2024 थी। क्रोनोलॉजिकल एज जब आपने निकालनी हो तो क्रोनोलॉजिकल एज आप निकालते हो डेट ऑफ असेसमेंट को माइनस करते हो डेट ऑफ बर्थ से। तो मेरे पास ये 27/11/2024 में से हमने 5/7/2010 को जो है वो माइनस कर दिया। ये हमारे पास ईयर्स में होता है, ये हमारे पास मंथ्स में होता है और
ये हमारे पास डेज में, यहाँ पर ये चेंज हो गया है, सॉरी दिस इज़ ईयर, दिस इज़ मंथ एंड दिस इज़ डेज। इन दोनों से हमने जब क्रॉस करके इसको निकाला तो हमारे पास ये इस तरह से आ गया 27, 11, 20, 24 माइनस किया तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया 20, 10। अब इसमें से हमने जब इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया 14, ये 11 में से 7 गए तो हमारे पास आ गया 4, 27 में से 5 गए तो हमारे पास आ गया 22। अब ये जो 14 था ये हमारे पास ईयर्स में थे, ये हमारे पास मंथ्स में आ गए और ये हमारे पास डेज में आ गए। सो बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो है 14 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 22 डेज। अब हम स्कोरिंग में मैंने ये फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी लिख दिया है। स्कोर का फॉर्मूला होता है कि जो सम है आपके यानी करेक्टेड आंसर्स जो आपके हैं उनको आपने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ आइटम से जो कि दिए हुए होते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। ये जो 12 होता है ये 12 मंथ्स होते हैं। जो आपका आंसर आएगा वो आपने स्कोर में जो है वो लिख देना है और एज का जो फॉर्मूला है वो उसमें आपकी एक डोमेन में जितने भी स्कोर सारे के सारे एज रेंजेस के आए हुए होते हैं उनको आपने ऐड करना है और फिर 12 से डिवाइड कर देना तो आपके पास एज आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें सेल्फ हेल्प में 5 to 6 में मेरे पास 2 इनकरेक्ट आइटम थे। अब मैं अगर सेल्फ हेल्प में इसका स्कोर निकालूं तो उसमें फॉर्मूला हमारे पास वही आ जाएगा सम ओवर टोटल आइटम्स मल्टीप्लाई बाय 12। अब सम मेरे पास 13 यानी करेक्ट आइटम्स थे, 15 मेरे पास टोटल आइटम्स थे, उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 12 मंथ से एंड मेरे पास आ गया 12.4 और ये जो स्कोर आपका आएगा ये भी मंथ्स में आएगा। सो स्कोर मैंने लिख दिया 12.4। अब एज जब हमने फाइंड करनी है इसी तरह आपने पिछली सारी जो स्कोर्स हैं वो भी सारे निकालने। ये मेरे सारे आंसर्स 12 इसी वजह से आए हैं बिकॉज मुझे इनकरेक्ट आइटम्स कोई नहीं मिले थे और अगर इनकरेक्ट आइटम्स कोई ना मिले हों यानी जितने टोटल आइटम्स थे उतने ही करेक्टेड रिस्पॉन्सेज आपको मिले हैं। तो अगर 13 आइटम्स है 13 ही मुझे करेक्ट रिस्पॉन्सेज मिले हैं तो स्कोर फाइंड करना है 13 ओवर 13 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। 13 13 से कट हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12 मंथ्स। सो इसी वजह से मेरे ये मोस्टली आंसर्स जो है वो 12 में आए हैं बिकॉज मेरे इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज मोस्टली 5 to 6 रेंजेस में आए थे। अब उसके बाद जब आपने एज फाइंड करनी है तो आपने जितने भी ये 6 एज रेंजेस हैं इन सबके स्कोर्स को आपने ऐड करना है और उसको डिवाइड कर देना है 12 के साथ। अब यहाँ पर मैंने 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 10.4 उसको प्लस किया और उसके बाद 12 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास 5.86 आ गया जिसको मैंने राउंड ऑफ करके 5.9 लिख दिया। अब ये जो 5 हमारे पास आया है ये ईयर्स हैं, ये 9 जो आया है ये मंथ्स हैं। यानी ये मेंटल एज ये एज जो है ये बच्चे की आई है यानी बच्चा 14 ईयर्स का है लेकिन मेंटली वो सेल्फ हेल्प में जो है 5 to 6 एज में वो 5 ईयर्स के बच्चे के बराबर है। यानी उसकी मेंटल एज जो है वो सेल्फ हेल्प में अगर वो 5 से 6 साल का बच्चा जो है इस एज रेंज में वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के बच्चे के अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट कर रहा है। अगर इसी तरह हम कॉग्निटिव का देखें, कॉग्निटिव में भी मैंने 5 to 6 रेंज का जो है वो निकाला है। इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज हमारे पास आए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आइटम्स हमारे पास 22 थे, 10 हमारे पास इनकरेक्ट आ गए वो हमने FL में लिख दिया। सम में हमारे पास यानी आप अगर सम निकालना है तो आप टोटल में से इनकरेक्ट माइनस कर दें, अगर आपने इनकरेक्ट निकालना है या फॉल्स आपने निकालने हैं तो आप सम को माइनस कर दें टोटल आइटम्स में से। सो हमारे पास 10 जो थे वो इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज थे, 22 टोटल आइटम्स थे तो हमारे पास यानी 12 जो है वो करेक्ट रिस्पॉन्सेज यानी सम हमारे पास आ गया। अब हमने स्कोर निकालना है, स्कोर का वही फॉर्मूला है सम ओवर टोटल आइटम्स। तो सम हमारे पास आया 12, उसके बाद टोटल आइटम्स 22 थे, मल्टीप्लाई हमने उसको कर दिया 12 मंथ्स के साथ तो हमारे पास आंसर 6.54 आ गया और हमने 2 डिजिट में आंसर लिया। सो 6.5 यानी 6 ईयर्स 5 मंथ्स। एज हमने अगर इसकी कैलकुलेट करनी है इसी तरह पिछले सारे स्कोर्स को जो है वो हम ऐड ऑन करेंगे, सारे टोटल स्कोर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 12 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 5.54 आंसर आ गया जिसको 2 डिजिट में मैंने जो है वो लिया और जो कि हमारे पास आ गया 5.5 में। सो ये 5 ईयर्स और ये 5 मंथ्स यानी ये वो बच्चा जो मेरा क्लाइंट था वो 14 ईयर्स का था लेकिन वो कॉग्निटिव की जो 5 to 6 की एज रेंज है उस लिहाज से वो 5 ईयर्स का बच्चा है। यानी वो उसकी मेंटल एज जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 14 ईयर्स है लेकिन कॉग्निटिव में 5 to 6 रेंज में वो बच्चा जो है उसकी मेंटल एज 5 ईयर्स के बच्चे जितनी है। और अगर इसी तरह आपने डेवलपमेंटल डेफिसिट भी अगर आपने फाइंड करना है कि बच्चा क्रोनोलॉजिकल एज से कितने ईयर्स पीछे है तो आप क्रोनोलॉजिकल एज को माइनस कर सकते हो ये डेवलपमेंटल एज से। क्रोनोलॉजिकल एज अगर आपकी 14 है आप ईयर्स और मंथ्स में देते हो लाइक 14.4 को आप माइनस कर देते हो, उसमें माइनस कर देते हो 5.5। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर यूज़ करके भी ले सकते हो। सो 14.4 को अगर हम माइनस करें उसमें से 5.5 को माइनस करें तो हमारे पास 8.9 आएगा। ऑलमोस्ट आप कह लें 9 अगर हम इसको राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ हम तब करते हैं जब हमारे पास वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा हो तो तब हम पिछली वैल्यू को राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे 8 6 था, 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसलिए हमने 8 को राउंड ऑफ कर दिया। 4 5 से छोटा था, 5 को वैसे ही रहने दिया। इसी तरह यहाँ पर भी आप पिछली वैल्यू को भी इसी तरह राउंड ऑफ कर सकते हो। ऑलमोस्ट 9 ईयर्स का है यानी वो बच्चा जिसकी एज 14 ईयर्स है वो उसका कॉग्निटिव में 5 to 6 एज रेंज में वो 5 ईयर्स के बच्चे जितना जो है वो रोल प्ले कर रहा है और उसका जो डेवलपमेंटल एज डिफरेंस आ रहा है वो 9 ईयर्स का आ रहा है। यानी बच्चा अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से डेवलपमेंटली जो है वो 9 ईयर्स पीछे है। मेंटली वो 9 ईयर्स का गैप आ रहा है उसका मेंटल एज में और 14 ईयर्स के बच्चे के जो क्रोनोलॉजिकल एज है उस लिहाज से उसका जो है वो 9 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। ये डेवलपमेंटल डेफिसिट है यानी इतने माइलस्टोन्स वो पीछे है, इतने ईयर्स वो अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से मेंटली पीछे है। सो इस तरह से आपने सारा क्राइटेरिया जो है वो करना है। इसी तरह मैंने बाकी जो मोटर थे, लैंग्वेज था, सोशलाइजेशन, उसका भी इसी तरह मैंने सम टोटल स्कोर जो था वो सारा का सारा निकाल लिया। एज जो है वो आपने निकाल लेनी है। सो दिस इज़ हाउ यू डू द स्कोरिंग। आपने इस तरह से फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। फॉर्मूलाज याद करने के बाद दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर इट। इस तरह हर डोमेन का जो है वो आपके पास जो मेंटल एज है वो उस बच्चे की आ जाएगी। और डेवलपमेंटल एज अगर आपने फाइंड आउट करनी है आप इन सारी एजेस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 यानी 5 इसलिए क्योंकि 5 डोमेन्स है तो डिवाइडेड बाय 5 भी आप कर सकते हो तो यू विल गेट द डेवलपमेंटल एज ऑफ दैट किड जो कि इन कंपैरिजन होगी टू हिज क्रोनोलॉजिकल एज। सो दिस इज़ हाउ यू डू द स्कोरिंग ऑफ पोटेज गाइड। आई होप कि आपको ज़रूर समझ आई हो और या दैट्स ऑल। थैंक यू। सो अगर हम अब
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन हम देखें पीजीईई की, तो उसमें हम सबसे पहले अडैप्टिव स्किल्स आएगा, जिसमें पांचों डोमेन्स जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है फर्स्ट मिस्ड आइटम, यानी पांचों डोमेन्स में आपने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उसमें सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर जो था वो इनकरेक्ट आया था, आपने उसको लिखना है हर डोमेन में। जैसे मेरी सोशलाइजेशन स्किल्स में जो आइटम नंबर 75 था वो सबसे पहला था जिसपे क्रॉस आंसर आया था, तो मैंने उसको मेंशन कर दिया। इसी तरह पांचों को आपने मेंशन कर देना, किस एज रेंज में आया था वो मेंशन करना। लास्ट करेक्ट आइटम यानी वो आइटम जो कि सबसे लास्ट पे जिसका आंसर टिक में हुआ हो, वो किसी भी डोमेन किसी भी एज रेंज में से हो सकती है। जितने आपने क्वेश्चंस पूछे हैं उनमें से सबसे लास्ट पे जिसका आंसर टिक में था ना, वो आपने मेंशन करना है। पांचों डोमेन्स का करंट फंक्शनिंग में आपकी जो स्कोर्स के बाद जो आपने मेंटल एज निकाली थी हर डोमेन की अलग-अलग, वो आपने लिखनी है ईयर्स में। उसके बाद डेवलपमेंटल एज आता है, जो कि बेसिकली डेवलपमेंटल एज है वो आपने निकालनी है। सारी जो एजेस आई थी मेंटल एजेस हर डोमेन की, यानी सारी जो करंट फंक्शनिंग आई थी उन सबको आपने ऐड करना है। उसके बाद डिवाइड कर देना है उनको 5 से। 5 इसलिए डिवाइड करें क्योंकि वो पांचों डोमेन्स हैं। तो उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंटल एज जो कि एक स्पेसिफिक एज होगी जो कि पांचों डोमेन्स को जो है वो शो कर रही होंगी, वो हमारे पास डेवलपमेंटल एज आ जाएगी। अब आपने अगर चेक करना हो कि डेवलपमेंटल डेफिसिट या डेवलपमेंटल डिलेज जो है वो कितने हैं क्रोनोलॉजिकल एज से, तो उसके लिए हम क्रोनोलॉजिकल एज जो है उसको माइनस कर देंगे हम डेवलपमेंटल एज से, और जो हमारे पास एज आ जाएगी वो हमारे पास डेवलपमेंटल डिलेज होंगे। यानी कि अब मेरे जो क्लाइंट था उसकी एज थी 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स और 4 मंथ्स में से हमने माइनस कर दिया डेवलपमेंटल एज को, जो कि 5 ईयर्स और 7 मंथ्स आई है हमारे पास ऊपर। इसको हमने माइनस कर दिया, आंसर हमारे पास 8.7 ईयर्स आ गया, यानी 8 ईयर्स और 7 मंथ्स आ गया। यानी इतने मंथ्स ऑलमोस्ट 9 ईयर्स जो वो बच्चा है वो डेवलपमेंटल डिलेज में है। यानी 14 ईयर्स उसकी एज है, तो यानी वो मेंटली जो है वो अपनी एज से 9 साल पीछे है, तो यानी उसके डेवलपमेंटल डिलेज जो है वो 9 ईयर्स के गैप में आ रहे हैं। यानी इतने ईयर्स के जो माइलस्टोन्स हैं डेवलपमेंटल वो अचीव नहीं कर सका। यही बात क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन में लिखी है कि चाइल्ड की डेवलपमेंटल एज हमारे पास ऑलमोस्ट 6 ईयर्स आई है, लाइक 5.7 ईयर्स, जो कि उसको 9 ईयर्स पीछे कर रहा है मेंटली या डेवलपमेंटली अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से, जो कि 14 ईयर्स है। सो इसलिए यहाँ पर उसकी जो फंक्शनिंग है वो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो सारे ही जो डोमेन्स हैं उन सब में ही ऑलमोस्ट कुछ माइनर मंथ्स के डिफरेंस हैं, 1 या 2 मंथ्स के, लेकिन वो सारों में ही अपनी क्रोनोलॉजिकल एज के लिहाज से बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, और ऑलमोस्ट 8 ईयर्स जो है वो डेवलपमेंटली बहुत ज़्यादा पीछे है। सो द क्वालिटेटिव इंटरप्रिटेशन 2 लाइन्स में अगर हम करें तो हमारा जो क्लाइंट है वो 14 ईयर्स का था मेरा, जो कि 9 ईयर्स जो है वो अपनी डेवलपमेंटल डिलेज में है, यानी 9 ईयर्स के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स वो नहीं अचीव कर पाया, और वो अपनी 9 ईयर्स जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज से डेवलपमेंटल एज में पीछे है। सो आई होप कि आप लोगों को ये स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट इफ़ यू कैन।